हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 15 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये तेलंगाना में बन रहा है। आपको बताना है इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। तो इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी है 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट। ये देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में बन रहा है। इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। देखिए, मई तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसको तेलंगाना में जो पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वायर में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में बन रहा है 100 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। देखिए, एनटीपीसी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। टोटल कॉस्ट आ रही है 423 करोड़। कितनी? 423 करोड़। 4.5 लाख जो फोटोवोल्टेइक पैनल होते हैं उनका यूज़ किया जा रहा है और 450 एकड़ में इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। एनटीपीसी की बात करें तो 1956 के कंपनी एक्ट के द्वारा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीएमडी कौन है एनटीपीसी में? तो गुरदीप सिंह। देखिए, तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन ये बुक किसने लिखी है? तो बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन ये बुक लिखी है सुष्मिता मुखर्जी ने। किसने? सुष्मिता मुखर्जी। ये है बुक का नाम, बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ अ कंप्लीट वुमेन। सुष्मिता मुखर्जी ने लिखी है। ये देख लीजिए, सुष्मिता मुखर्जी की ये सेकंड बुक है। इससे पहले कोई रही होगी, लेकिन याद रखिएगा, बांझ इस बुक को लिखा है सुष्मिता मुखर्जी ने। रिया डोमानिया पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाएगा। और ये बुक किस पर आधारित है? तो बांझ में देखिए 11 स्टोरीज हैं और ये स्टोरीज हैं रुक्मिणी देवी की। याद रखिएगा, रुक्मिणी देवी जी के विषय में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा द्वारा डोपिंग के चलते हुए माधवन आर पर 4 वर्षों का बैन लगा दिया गया है। आपको बताना माधवन आर किस गेम से रिलेटेड है? तो माधवन आर वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से रिलेटेड है। ये देख लीजिए, नाडा द्वारा रिसेंटली वेट लिफ्टर माधवन आर और बॉक्सर रुचिका पर बैन लगा दिया गया है। एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल द्वारा 4 वर्षों के लिए बैन लगाया गया माधवन आर पर। और ये माधवन आर अपने इस बैन के खिलाफ एंटी डोपिंग अपील्स पैनल में कंप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, माधवन आर वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, 4 वर्षों का बैन लगाया है। उसके अलावा बॉक्सर रुचिका पर भी बैन लगा दिया है डोपिंग के चलते। नाडा की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ कौन है नाडा के? नवीन अग्रवाल। और इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पीओएस एक नया एप्लीकेशन है जो कि स्मार्टफोन के द्वारा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा। आपको पता है स्मार्ट पीओएस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम। ये देख लीजिए, रिसेंटली पेटीएम द्वारा स्मार्ट पीओएस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि कॉन्टैक्टलेस तरीके से स्मार्टफोन से पेमेंट एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा मर्चेंट्स की। इसके अलावा पेटीएम द्वारा साउंड बॉक्स 2.0 ये भी लॉन्च किया गया है जो कि आईओटी बेस्ड वॉइस कन्फर्मेशन डिवाइस का सेकेंड वर्जन है। तो साउंड बॉक्स 2.0 भी पेटीएम ने लॉन्च किया है, स्मार्ट पीओएस भी पेटीएम ने लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा। उसके अलावा पेटीएम ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। जितने भी ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम होते हैं वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, एनएफसी। याद रखिएगा, एनएफसी बहुत कम डिस्टेंस के लिए ही आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। पेटीएम की बात करें, 2009 में स्थापना हुई थी। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ और फाउंडर कौन थे? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, इसको सीमेट ने ऑर्गेनाइज किया है। आपको बताना है किस इंडियन सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? तो MEMP 2021 कॉन्फ्रेंस को पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? पुणे में। सीमेट ने ऑर्गेनाइज किया है। सीमेट मतलब सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। सीमेट द्वारा MEMP 2021 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है पुणे में। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको कि जो MEMP कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो संजय धोत्रे ने इनॉग्रेट किया था पुणे में। संजय धोत्रे जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स
टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में, याद रखिएगा। ये जो MEMP कॉन्फ्रेंस है यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, इसमें फ्लेक्सिबल डिवाइसेस पे बात की गई, फोटोनिक डिवाइसेस पे बात की गई, 3D प्रिंटिंग पे बात की गई और दुनिया भर के साइंटिस्ट और एकेडमिक्स जो एकेडमिशियन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। MEMP 2021 पुणे में ऑर्गेनाइज की गई है। संजय धोत्रे जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। किसने ऑर्गेनाइज की है? सीमेट सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद उसके मिनिस्टर हैं और जो संजय धोत्रे हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरात फेस्टिवल या फिर हेरत फेस्टिवल शिवरात्रि के मौके पर किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने मनाया? तो हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेमस त्यौहार है। हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर हेरात फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा महाशिवरात्रि के मौके पर हेरात फेस्टिवल को मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल में वटकनाथ जी की पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। तो कश्मीरी पंडितों द्वारा वटकनाथ पूजा की जाती है। हेरात फेस्टिवल शिवरात्रि के अवसर पर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने गर्ल्स के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1930 में 1930 में दांडी मार्च लॉन्च किया गया था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि PM मोदी द्वारा जो दांडी मार्च की 91st एनिवर्सरी है उसके सेलिब्रेशन को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो इस वर्ष दांडी मार्च की 91st 91वीं यानी कि 91st एनिवर्सरी है। तो उसके साथ साथ जो हमारा आज़ादी दिवस है उसकी 75th एनिवर्सरी है। तो दांडी मार्च की 91st एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद में हरी झंडी दिखा दी है। दांडी मार्च के विषय में आप ये जरूर याद रखिएगा, स्पेसिफिकली डेट याद रखिएगा। 24 मार्च को शुरू हुआ था दांडी मार्च, 24 डेज का था ये, 24 दिनों के लिए दांडी मार्च चला था। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। उसके बाद दांडी वहाँ पर पहुँच गए थे ये लोग और नमक कानून को तोड़ दिया था 5 अप्रैल 1930 को। तो 24 दिनों के लिए दांडी मार्च चला था। महात्मा गांधी जी के साथ 78 और लोग थे, ये आप याद रखिएगा। तो इस बार गुजरात गवर्नमेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उसमें दांडी मार्च भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुगाकू विश्व का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर है। ये देख लीजिए, जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। स्पीड है 442 पेटाफ्लॉप्स। इसको बनाया है जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम है रिकेन और फुजित्सु। इन दो लोगों ने मिलकर बनाया है फुगाकू सुपर कंप्यूटर को। 6 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। विश्व का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। फुगाकू नाम दिया गया है माउंट फ्यूजियामा के नाम पे। माउंट फ्यूजियामा वॉल्केनिक माउंटेन है कहाँ पे? जापान में। इसी के नाम पे फुगाकू नाम दिया गया है, याद रखिएगा। जापान का टारगेट है अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाना। फुगाकू जस्ट एक पार्ट है उसका। रिसेंटली विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी हुई, जिसको फुगाकू ने लगातार दूसरे वर्ष टॉप किया है। ये माइक्रो प्रोसेसर है फुगाकू का। आई होप कि ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिए। फुजित्सु से शुरुआत होता है, A64FX ये है माइक्रो प्रोसेसर। जापान ने बनाया, तो जापान की बात कर लेते हैं। टोक्यो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो चतुष्कोणीय ग्रुप यानी क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है न्यूजीलैंड। देखिए US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये हैं क्वाड ग्रुप के मेंबर। रिसेंटली इनके लीडर्स की बैठक हुई है वर्चुअल तरीके से। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वाड कंट्रीज़ के नेशनल हेड्स की बैठक हुई है, याद रखिएगा। अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई थी क्वाड कंट्रीज़ के नेशनल हेड्स की। क्वाड ग्रुप को एशियन नाटो भी कहते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एशियन नाटो भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जापान, USA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और एशिया पैसिफिक रीजन में शांति इंश्योर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया था। कब? 2007 में। उस समय जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने क्वाड ग्रुप का सजेशन दिया था। और रिसेंटली पहली बैठक हुई है जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ
यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया क्वाड ग्रुप की मेंबरशिप में या बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचित्रा दुरई, इन्होंने 2020 के लिए जो किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड दिया गया था ये रिसीव किया है। आपको बताना है सुचित्रा दुरई किस कंट्री में इंडिया के एम्बेसडर हैं। तो सुचित्रा दुरई थाईलैंड में इंडिया के एम्बेसडर हैं। इन्होंने 2020 के लिए जो ICAR को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड दिया गया था, उसको रिसीव किया है। याद रखिएगा सुचित्रा दुरई इंडियन एम्बेसडर है थाईलैंड में। आपको याद ही है भोपाल में ICAR है, जो भोपाल में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज है, उसको किंग भूमि बोल अवार्ड दिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कब दिया गया था? वर्ल्ड सॉइल डे वाले दिन अनाउंस किया गया था, यानी 5 सितंबर को लास्ट ईयर। तो दिया अब गया है, हालांकि अनाउंस तो लास्ट ईयर ही कर दिया गया था। इस अवार्ड को रिसीव किसने किया है? तो इंडिया के एम्बेसडर जो थाईलैंड में है सुचित्रा दुरई, उन्होंने रिसीव किया है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार जो 2020 में मनाया गया था उस दौरान FAO ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था। पर्पस क्या था कैंपेन का? नाम क्या था? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये कैंपेन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इमरान अमीन सिद्दीकी को इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये हैं इमरान अमीन सिद्दीकी, इन्हीं को इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। पहले से ही ये इंडियन बैंक में जनरल मैनेजर थे। इमरान अमीन सिद्दीकी 3 वर्षों तक इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। इंडियन बैंक की बात करें तो 1907 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और CEO कौन है? पद्मजा चुंदरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के 26% स्टेक को एक्वायर कर लिया गया है? तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के 26% एक्सचेंज को एक्वायर कर लिया है। ये देख लीजिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने 26% जो शेयर थे किसमें? इंडियन गैस एक्सचेंज में, वो सारे शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इंडियन गैस एक्सचेंज में इंडियन एनर्जी इंडेक्स के जो 26% शेयर थे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गए हैं। अब जो इंडियन गैस एक्सचेंज है इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो गया है आफ्टर IEX। ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है इसको कई सारी एंटिटीज़ ने मिलकर बनाया था, उसमें IEX भी शामिल था। तो IEX ने इंडियन गैस एक्सचेंज के जो इसके 26% शेयर थे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए। IGX इंडिया का एकमात्र नहीं, पहला गैस एक्सचेंज है। 2020 में इसको PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता दी गई थी। IGX नेचुरल गैस का ट्रेड शेयर मार्केट में करवाने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस एंटिटी द्वारा एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया गया है? तो एपिडा ने एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया है। एपिडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आती है, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत नहीं आती है। एपिडा ने फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। ये जो वर्चुअल ट्रेड फेयर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। इसमें बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, कोर्स गेन, मिलेट, इन सभी की बात की गई है इनके ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया से और इंटरनेशनल रूप से 266 बायर्स ने पार्टिसिपेट किया इस फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर में। एपिडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको पता ही है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1986 में एपिडा की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर M अगामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा 113 डिस्ट्रिक्ट्स में ESI स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मर्ज कर दिया गया है। आपको बताना है ये 113 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कितने स्टेट्स के हैं? तो 113 डिस्ट्रिक्ट्स लगभग 4 स्टेट्स के, ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, MP और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट हैं जहां के 113 डिस्ट्रिक्ट में ESIC और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मर्ज कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इंडिया के 4 राज्यों में 113 डिस्ट्रिक्ट में ESIC स्कीम
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मर्ज कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए अभी तक जो ESIC के हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी आप ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो इंडिया के 4 राज्यों की 113 डिस्ट्रिक्ट में ESIC और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मर्ज कर दिया है। संतोष कुमार गंगवार जी ने अनाउंस कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है, आपको पता ही है, और जो ESIC स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड लेबर वेलफेयर की स्कीम है। तो संतोष गंगवार जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ESIC स्कीम के तहत जहां हॉस्पिटल में आपको इलाज दिया जा रहा है वहां पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी इलाज मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आपको पता ही है, प्रत्येक फैमिली को सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के लिए पर ईयर 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर कौन बन गई हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं? तो मिताली राज इंडिया की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बना लिए हैं। ये है मिताली राज। एकमात्र इंडियन प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 ODI वर्ल्ड कप्स में इंडिया की कैप्टेंसी को किया है। ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से 2005 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था और 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल था, इन दोनों में इंडिया की कैप्टन बनी थी मिताली राज। तो एकमात्र इंडिया की कैप्टन हैं जिन्होंने 2 बार कैप्टेंसी की है ICC वर्ल्ड कप में। मिताली राज इंडिया की पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं, और मिताली राज वर्ल्ड की सेकंड वुमेन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कौन थी? इंग्लैंड की कैलोट एडवर्ड, इनका नाम भी याद रखिएगा। मिताली राज 212 मैचों में इन्होंने ये 10,000 रन पूरे किए हैं, ये भी याद रखिएगा। 212 मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रही थी, उसी में ये 10,000 रन इनके पूरे हो गए। मिताली राज को 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था और 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये देख लीजिए, एकमात्र फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था। ये एक वोटिंग स्टंट था, लेकिन हार गई थी कांग्रेस फिर भी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पूरे कंट्री में लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, मेरा राशन जो मोबाइल ऐप लॉन्च होगा उसमें जैसे आप कोटे पे जाते हैं राशन लेने के लिए, उससे रिलेटेड सारी जानकारी मेरा राशन मोबाइल ऐप में अवेलेबल रहेंगी। यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको राशन मिलता है यानी फूड ग्रेन मिलते हैं, उनकी सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी। जैसे आपने रिसेंट में क्या लिया है, फूड ग्रेन इंटाइटलमेंट कितना हुआ है, आधार इंक्वायरी, ये सब कुछ आपका मेरा राशन मोबाइल ऐप में इनबिल्ट रहेगी। तो याद रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें मेरा राशन मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया गया था, आपको पता ही है। ये शहरी क्षेत्र की 75% रूरल एरियाज़ की 75% पॉपुलेशन को कवर करता है, ये याद रखिएगा। ग्रामीण इलाके की 75% पॉपुलेशन को कवर करता है और शहरी इलाकों की 50% पॉपुलेशन को कवर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ये किसने डेवलप किया है? तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने डेवलप किया है। ये देख लीजिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने आत्मनिर्भर निवेशक पोर्टल डेवलप किया है। जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएगा, ऐसा कहना है हमारे पीयूष गोयल जी, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा कहना है कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ये 1 मई 2021 तक लॉन्च हो जाएगा। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से, इन्वेस्ट इंडिया DPIIT के तहत कार्य करती है, तो इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से ये आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मिनिस्टर कौन है कॉमर्स के? पीयूष गोयल, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज CJTs की फर्स्ट मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की? तो इंडिया ने होस्ट की है CJT की फर्स्ट मीटिंग। देखिए, ब्रिक्स का एक पार्ट है, ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज CJT। इसकी मीटिंग 9 से लेकर 11 मार्च तक इंडिया ने होस्ट की है। यहाँ पे देखिएगा 2021 के लिए ब्रिक्स का थीम क्या है? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो देखिए, मेन पर्पज़ है CJT मीटिंग का MSME सेक्टर का उद्धार करना, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में MSME सेक्टर पर कोऑपरेट करना। तो CJT ऑर्गेनाइज की गई 2021 में, इंडिया ने इसको होस्ट किया है। 2020 में जब रशियन प्रेसिडेंसी थी तब क्या था, एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, स्ट्रेटजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025। इसको रशिया के प्रेसिडेंसी में
अडॉप्ट किया गया था 2020 में, उसी को आगे बढ़ाने का काम ये CGAT ग्रुप कर रहा है, यानी कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़, जिसकी बैठक को इंडिया ने होस्ट किया है। ब्रिक्स की बात करें 2009 में स्थापना हुई थी और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर कब बना था? 2010 में। याद रखिएगा, ब्रिक्स ग्रुप की फर्स्ट फॉर्मल समिट हुई थी येकातेरिनबर्ग रशिया में 2009 में ही हुई थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।